नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी हादसे में चन्नू कौर MI 17 बने मददगार। आपदा में फंसे 275 लोगों को रेस्क्यू कर लाया गया देहरादून। रक्षाबंधन पर धामी सरकार का बहनों को तोहफा, रोडवेज बसों में मुफ्त सफर करेंगी। बद्रीनाथ धाम के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक, चारधाम यात्रा संगठन के अधिकारी ने दी जानकारी। 14 अगस्त को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव, आचार संहिता लागू। उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ समेत 3 धामों की यात्रा रुकी, यमुनोत्री जा रहे सिर्फ छोटे वाहन। उत्तराखंड में दून समेत कई जिलों में आज भी तेज बारिश का येलो अलर्ट, अब भी 116 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं बागेश्वर की खबर से, जहां जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार एक्टिव है और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने बताया कि सालों से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। अब तक की जानकारी के अनुसार विकास भवन को जोड़ने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे आवागमन बाधित है। इसके साथ ही तुनेड़ा गधेरे में भारी मात्रा में आया मलबा भी प्रशासन द्वारा साफ करवा दिया गया है, ताकि जल निकासी सामान्य हो सके। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लगातार अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखें और किसी भी आपदा स्थिति में तुरंत राहत काम शुरू करें। उन्होंने ये भी कहा कि जनहित में जुड़े सभी विभागों को सतर्क रखा गया है, ताकि किसी प्रकार की जानमाल की हानि को रोका जा सके। दो दिन पूर्व से बारिश हो रही थी, कल से लेकिन मौसम साफ है और बारिश में जनपद के अंतर्गत कई मार्ग अवरुद्ध हुए थे। मेजर कोई रोड तो अवरुद्ध नहीं हुआ था, लेकिन जो विलेज रोड्स हैं हमारे वो अवरुद्ध हुए थे। तो कल तक सारे रोड्स को खुलवा दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ भी रोड, क्योंकि वहाँ पर क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है, तो अभी भी 7-8 रोड अभी बंद है, 8 रोड बंद है। तो उसको खुलने की कार्रवाई की जा रही है और आज शाम तक वो भी खुल जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर के अंतर्गत भी विकास भवन के पास का जो मार्ग है वहाँ पर भी कुछ क्षति भी है, जिसमें रिस्टोरेशन का वर्क जो है PWD के द्वारा किया जा रहा है। और तुनेरा गधेरा यहाँ पे था, उसमें भी ज़्यादा जल भराव हो गया था, तो उसके संबंध में भी कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही है। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां धराली और हर्षिल क्षेत्र में हाल की आपदा के चलते फंसे लोगों के लिए राहत और बचाव काम एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। लगातार खराब मौसम और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद प्रशासन ने राहत कार्यों को तेज कर दिया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू कर मतली हेलीपैड लाया जा रहा है। वहां से प्रशासन द्वारा उन्हें भोजन, प्राथमिक उपचार और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बाद यात्रियों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। जिला प्रशासन ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई हैं। सभी प्रभावितों को सुरक्षित निकालने के लिए हवाई और जमीनी दोनों स्तर पर प्रयास जारी है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य एक बार फिर से तेज पकड़ चुका है। अब तक 73 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू कर मतली हेलीपैड पर पहुंचाया गया है। रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मतली पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त खाद्य सामग्री और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि गंगनानी में ध्वस्त पुल के पुनर्निर्माण के लिए निर्माण सामग्री आज ही मौके पर पहुंचाई जाएगी, जिससे मार्ग जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। और बहुत दुखद घटना थी, लेकिन जैसे ही घटना तत्काल संज्ञान में आई तो लगातार युद्ध स्तर पर इसमें पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगभग 400 लोगों को वहां से अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग वहां पे जिनको सबसे पहले जिनकी जान बचाने का काम हमारी आर्मी की टीम, आईटीबीपी की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने एसएसए माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने खुद इसकी कमान संभाली और मैं लगातार उनके साथ दिन रात हम लोग खड़े रहे। सबके ध्यान में ही है और बहुत जगह हमारा रोड वॉश आउट है, कई जगह पर हमारे पुल भी ध्वस्त हो गए हैं, कहीं कहीं तो रोडें ही नहीं है। तो हम लोग कल से देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडेंस भी यहाँ पर सारे लोगों के साथ जैसे आपदा के टाइम में रेस्क्यू करना चाहिए। लगभग 300 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं और वर्तमान में अब हमारी एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, अब रोड कनेक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं। रहने वाले थे, हम 3 दिन से गंगोत्री में फंसे हुए थे। गंगोत्री से हम सरकारी बस लेकर आई हरसिल, और हरसिल से हमको हेलीकॉप्टर में से उत्तरकाशी ले आए सरकार। आगे बढ़ते खबरों में और अब बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तरकाशी जिले में आई प्राकृतिक आपदा के बाद जहां एक और प्रशासन राहत कार्यों का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर थराली जाने की कोशिश कर रहे लोगों को भटवाड़ी में रोक दिया गया है। पिछले 2 दिनों से प्रशासन ने उन्हें रोक रखा है, लेकिन कोई साफ कारण नहीं बताया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और एक पीड़ित महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें वो महिला अपने परिवार के मलबे में दबे होने की बात दिख रही है। थराली में हालात बेहद गंभीर है। कुछ लोग तेज बहाव वाली नदी पार करने के लिए रस्सियों का सहारा ले रहे हैं। कई बेघर हैं, भूखे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न छत मिली न रोटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हेलीकॉप्टर से दौरा किए जाने के बावजूद जमीनी हकीकत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। प्रशासन की ओर से जहां कैमरों और घोषणाओं की भरमार है, वहीं जरूरतमंदों को राहत और हिम्मत अब तक नहीं मिल पाई है। जनता के बीच जाने के लिए उत्सुक, बहुत सुंदर गद जनता के बीच जाने के लिए उत्सुक, बहुत सुंदर गद करण मेहरा जी थराली के लिए। आगे बढ़ते खबरों में। उत्तरकाशी के गंगनानी क्षेत्र में सेना के जांबाज जवानों ने आपदा प्रभावित इलाके में राहत कार्यों को तेज कर दिया है। भागीरथी नदी पर बह गए पुल के कारण सड़कों की कनेक्टिविटी पूरी तरह टूट गई थी, जिससे प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। ऐसे में सेना के जवानों ने एसडीआरएफ और ब्रिज रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम के साथ मिलकर इस पुल को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। इस पुल का निर्माण आपदा से प्रभावित इलाकों को जोड़ने और राहत सामग्री की सप्लाई को सुगम बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक था। पुल के पुनर्निर्माण से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं जल्द पहुंचाई जा सकेंगी।
आप लोग? रुड़की से आए ना आप लोग? और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां धराली में बादल फटने की आपदा के दौरान घायल हुए 11 सैनिकों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। सभी सैनिक अब धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ये सैनिक सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में पहुंचे थे ताकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन अचानक बादल फटने से ही ये सैनिक घायल हो गए। उन्होंने आपदा के भयावह मंजर और अपनी जान बचाने की संघर्ष भरी कहानी सुनाई। सैनिकों ने बताया कि कैसे मलबा आने के दौरान वे लोगों की मदद में जुटे थे और अचानक आई आपदा ने उन्हें भी घेर लिया। सैनिकों का हौसला और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा आपदा की इस भयावह स्थिति में भी काबिले तारीफ रहा। उनका मानना है कि सामूहिक प्रयास से ही ऐसी विपत्तियों का सामना किया जा सकता है। खाली नहीं जा रहे थे सर जी, आर्मी के साथ में पोटर हूँ सर, तो मैं भी जा रहा था सर। अचानक ऊपर से मलबा आया सर, मतलब वो हर्षिल वाला बादल फटा सर दोबारा, तो उसमें हम कुछ लोग घायल हो गए सर, बस इतना ही सर। रेस्क्यू करने की तो उन्होंने बोला भी और भी आदमी आ जाओ रेस्क्यू, यहाँ भी काफ़ी दिक्कत है। तो जब जा रहे थे और अचानक एकदम फिर फ्लड आ गया जी, उसमें हम काफ़ी जने फंस गए। उसमें भी कुछ को बचा लिया, कुछ को नदी में भी चले गए। मुझे 1-1.5 बजे करीब धराली हमारा टीम रेस्क्यू के लिए, उसके बाद जैसे हम लोग आपके लिए गए थे फसल में, तो वहाँ से एक छोटा सा नाला होता है, तो वहाँ पर थोड़ा पानी तेज हुआ तो हमारी टीम में रुक गई थी। उसके बाद अचानक स्लाइडिंग हुआ, सेकेंड फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस पूरे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी,
और एक लंबी श्रृंखला उन क्रांतिकारियों की थी जिन क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में बंद करके बिना सुनवाई के ही ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम किया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया, उन्हें वहीं फांसी दी गई। किसी क्रांतिकारी को गोंडा की जेल में, किसी को फैजाबाद की जेल में, किसी को नैनी की जेल में, और चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में नहीं पड़े, बल्कि इन्होंने मुकाबला करते हुए स्वयं वीर गति को प्राप्त की। आज शताब्दी महोत्सव उन महान क्रांतिकारियों के स्मरण का एक महान दिवस है। हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है। याद करिए, ब्रिटिश हुकूमत के जिस खजाने को ट्रेन एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में उन क्रांतिकारियों ने ली थी, वह था मात्र 4,600 रुपया, 4600 रुपया। और ब्रिटिश हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बिना सुनवाई के उनको फांसी देने में जो पैसा खर्च किया था, वह था उस समय 10 लाख रुपए से अधिक। बहनों और भाइयों, आज से 100 वर्ष पहले इस देश की इस महान आजादी को लेकर के जो क्रांतिकारी अपने आप को बलिदान किए थे, उनका पुनः पुनः स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर भारतवासी को प्राण प्रण से जुटना चाहिए। आज का ये समारोह इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का समारोह है। आज जब हम यहां एकत्र हुए हैं, तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति को फिर से जन जन के हृदय में हम प्रतिष्ठित करें, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का जो उदग्र भाव उन महान क्रांतिकारियों ने संचार किया था, जिसमें स्वयं की परवाह किए बगैर हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से मुक्त करना है और उसके लिए अपने आप को बलिदान देने की, हर कीमत को चुकाने का जो जज्बा था, उस जज्बे का परिणाम ये है, उसी जज्बे का परिणाम है कि देश 1947 में आजाद हो गया। ये उसी की कीमत है और इसीलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का यह ज्वार जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो। एकता और गर्व का प्रतीक बन चुके तिरंगे को हर घर तक पहुंचाना है। याद रखना, भारत की आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस तिरंगे को हर घर पे फहराना है और उन महान सेनानियों को नमन करना है जिनके बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र है और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई है। ये 3 संकल्प लेकर के जब हम कार्य करेंगे तो याद रखना, जिस महान उद्देश्य को लेकर के इन क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान किया था, वह महान उद्देश्य स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आपके चरण कमलों को चूमता हुआ दिखाई देगा और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। देश के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने यही संकल्प दिया है। हर भारतवासी ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है
और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण, हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को, विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहनों और भाइयों, आजादी का ये महोत्सव एक बार फिर से हर भारतवासी को अपने आप के साथ जोड़ने में सफल सिद्ध होगा। भारत के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। जब ये देश अपनी स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में स्वदेशी का भाव जागृत हो। याद करिए, यह देश जब अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को स्वदेशी के मंत्र के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। और आजादी का ये संदेश हम सबको इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बार बार मैं आपका आह्वान करूंगा, बहनों और भाइयों, जब हम कोई स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं, पर्व और त्योहारों की परंपरा प्रारंभ हो रही है और पर्व और त्योहारों की इस परंपरा में हम स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर काम पाते हैं। उसका जो पैसा हम देते हैं वह हस्तशिल्पी, कारीगर और हमारे उद्यमियों के पास है। जो उनके पास जाएगा वह देश के विकास में ही खर्च होगा, वह देश के विकास में खर्च होगा, देश के उत्थान में खर्च होगा, देश की समृद्धि में ही वह पैसा लगेगा। लेकिन जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो विदेशों की वस्तु खरीदने की कीमत हमें उस समय तो चुकानी ही होती है, लेकिन बाद में आतंकवाद के रूप में भी हम उसकी कीमत चुकाते हैं। आतंकवाद का दंश झेलने के लिए भी हम मजबूर होते हैं। कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है और रक्षाबंधन के अवसर पर स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर और 16 अगस्त परित्राण साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्माष्टमी का आयोजन। एक लंबी श्रृंखला पर्व और त्योहारों की अब आगे आने वाली है। विजयादशमी आई, दीपावली आएगी, छठ आएगा और ये सभी आयोजन आएंगे। हम जो भी उपहार देंगे अपने घर के लिए खरीदेंगे, भले ही तात्कालिक रूप से थोड़ा महंगा हो, लेकिन वही खरीदेंगे जो स्वदेशी का होगा,
2 अक्टूबर को हम हर भारतवासी, हर उत्तर प्रदेश वासी गांधी आश्रम में जाकर के एक एक खादी खरीदे। उसका जो पैसा जाएगा वह चरखा और हमारे महिला स्वयंसेवी समूहों को पैसा जाएगा। याद करिए, भारत का पैसा भारत के अंदर लगे, भारत समृद्धि को प्राप्त होगा। भारत का पैसा जब विदेशों में जाएगा तो यही पैसा फिर भारत के खिलाफ आतंकवाद को, उग्रवाद को, नक्सलवाद को भड़काने के लिए दुरुपयोग होगा। हमें इस प्रकार की किसी भी उस दुराभिसंधि से बचना पड़ेगा जो हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा, काकोरी ट्रेन एक्शन के इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने क्रांतिकारियों का तो स्मरण किया ही, साथ साथ उन सभी शहीद स्मारकों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश इस देश से बड़ा समृद्धशाली है। उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्वातंत्र समर में मेरठ हो या झांसी, गोरखपुर हो या लखनऊ, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की वह लौ जली थी जिसने देश के अंदर एक नई आशा और उमंग का संचार किया था कि देश आजाद हो सकता है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी और हर सफलता अपनी कीमत मांगती है। और वहां 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं धन सिंह कोतवाल थे, कहीं पर इस लौ को जलाने का काम बंधु सिंह जैसे क्रांतिकारी कर रहे थे। 1915 में मैनपुरी एक्शन की घटना, 1922 में गोरखपुर के चोरी चोरा की घटना और 1925 में ये लखनऊ के काकोरी की ये ट्रेन एक्शन की घटना क्रांतिकारियों के इस उमंग और उत्साह को, स्वतंत्र होना है, इस भावना को हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। उन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने ये तय किया कि लखनऊ का मलिहाबादी आम काकोरी ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया के अंदर पहुंचेगा। और आज हम काकोरी ब्रांड के आम को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये उन क्रांतिकारियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि भी है, उनकी स्मृतियों को नमन भी है। आज के इस अवसर पर ये मेरा सौभाग्य है कि काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव में उन क्रांतिकारियों के परिवारजनों को, देश के वीर सैनिकों के परिवारजनों को, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया था, आज इस मंच पर उनके परिवार के सदस्यों को सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है कि हम अपने वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। इस सुरक्षा के लिए, बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, उसको बनाए रखने के लिए जो भी व्यक्ति, जो भी सैनिक कार्य कर रहा है, उसके प्रति हमारे द्वारा दिए जाने वाले सम्मान राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक माध्यम बनता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रक्षाबंधन की आप सबको बधाई देता हूं। रक्षाबंधन के साथ ही 13 से लेकर के 13-14 अगस्त को हर घर तिरंगा और 15 अगस्त तिरंगा यात्रा के साथ ही भारत के आन मान शान के प्रतीक भारत के तिरंगा ध्वज को हर घर पर लहराने के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से काकोरी ट्रेन एक्शन के सभी महान क्रांतिकारियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके अभिभाषण के लिए हमारे साथ मिलकर बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी का समापन समारोह आज संपन्न हो रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।